स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज है 19 सितंबर। आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज अभी हम जो दो इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं, दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। उनमें पहला आर्टिकल है जेंडर पे गैप को लेके और दूसरा आर्टिकल है इंडिया के जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को लेके। तो आइए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जो है द हिंदू का द जेंडर पे गैप। उसी के इशू में ये है पूरा का पूरा आर्टिकल। मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा आपको कि क्या कहना चाहते हैं राइटर इसमें। राइटर कहना चाहते हैं कि जेंडर पे गैप जो है इंडिया में बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड में भी बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जेंडर पे गैप को कम करने की, हमारे सोशल जस्टिस के लिए और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और इंडिया जो है आपका जानते हैं कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट पावर बन चुका है, इकोनॉमिक पावर। तो ऐसी सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के अंदर सोशल जस्टिस भी ज़रूर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कोई देश जो है आपका विश्व गुरु बन रहा है या आर्थिक गुरु बन रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो है उसके जो पैरामीटर्स हैं सोशल इश्यूज़ के वो बहुत ही वीक हों। तो आइए शुरू करते हैं इसी को लेके। देखिए, राइटर इसमें कहता है कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, और बहुत सारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस भी हुए हैं इंडिया के अंदर लास्ट 20-30 ईयर्स में, स्पेशली 1991 के बाद जो चेंजेस आए हैं। और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है उसका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, गरीब अमीर सबके पास। लेकिन फिर भी कुछ एसिमेट्रीज हैं जो कि एसिमेट्री इंडिया में दिखाई देती है, स्पेशली वो एसिमेट्री दिखाई देती है लेबर मार्केट में। और लेबर मार्केट में जब हम बात करते हैं तो वो एसिमेट्री सबसे ज़्यादा दिखती है जेंडर पे वेज के अंदर, जेंडर वेजेस, और जिसके अंदर के बहुत बड़ा गैप है। जेंडर वेजेस का मतलब यही है कि जब कोई काम किया जाता है तो उसका अगर वो सेम काम महिला से भी कराया जाए और पुरुष से भी कराया जाए तो पुरुष को जो है उसमें वेजेस ज़्यादा दी जाती हैं और महिला को जो है उसमें पैसे कम दिए जाते हैं। तो इसी को लेके अगर राइटर कहते हैं कि पैंडेमिक के बाद जो है बहुत सारे चेंजेस और भी ज़्यादा जटिल तरीके से सामने आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाओं की जो है जॉब चली गई थी पैंडेमिक के बाद, और जॉब चले जाने के बाद उन्हें बहुत वापस जब उन्हें काम करने को मिला तो उन्हें बहुत छोटा मोटा काम करने को मिला, जैसे कि कोई किसी की बच्चे की केयरिंग करना या फिर किसी एल्डरली बंदे की जो है पैंडेमिक में कुछ तबीयत अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसकी सेवा पानी करना। तो उस तरह के काम उनको मिले हैं जिसमें कि जेंडर पे वेज गैप तो होनी ही होनी कम है, क्योंकि ये एक ऐसे काम है जिनको पूरा रिकग्निशन नहीं मिल पाता है और वुमेन वर्कर्स की जो है पूरी प्रोडक्टिविटी भी जो है सामने नहीं आ पाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है कोविड-19 में वुमेन जो है वर्स्ट अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि उनकी जॉब तो गई गई है, इनकम सिक्योरिटी भी गई है। इसके अलावा ऐसे ऐसे जॉब्स में इन्वॉल्वमेंट उन्हें लेनी पड़ी है जो कि अनपेड है और पूरी तरीके से फुली रियलाइज्ड भी नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा का हवाला देते हुए राइटर कहते हैं कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो दिखाता है कि वुमेन वेजेस जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली, बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा वेज गैप है कंपेयर टू मेन। और इसको जो है अगर डेटा से और समझा जाए और सिंप्लीफाई किया जाए तो 1993 में अगर अकॉर्डिंग टू डेटा 1993 में वुमेन और मेल के अंदर जो वेज गैप था वो 48% था। समझ रहे हैं, मतलब मेल्स की जो है 48% ज़्यादा थी महिलाओं से सैलरीज। वहीं जो है कम करते करते 2018-19 में ये गैप जो है 28% पे आ गया और अब 2021 के अंदर जो है ये गैप जो है 7% तक आ गया है, जो दिखाता है कि अभी भी जो है बहुत कुछ है करने के लिए और इस पे जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैंडेमिक्स ने जो है फर्दर और हालत ख़राब करी है, स्पेशली जो है आपका वुमेंस के लिए, क्योंकि वुमेंस जो है बहुत वल्नरेबल हैं स्पेशली हमारे पूरी की पूरी लेबर मार्केट फोर्स में। तो इसी को ही लेके जो है उन्होंने हाईलाइट किया है और कुछ डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को लेके कि लो पार्टिसिपेशन रेट रहा है वुमेन का हमेशा लेबर फोर्स में, उनके पास जो है प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं होते उनके पास। और बहुत सारे लॉज हैं जो जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं आपका लेबर फोर्स मार्केट के अंदर, वो बहुत ही वीकली इन्फोर्स्ड हैं, उनको जो है तरीके से लागू नहीं किया जाता। दूसरा आता है ऑक्यूपेशनल इनइक्वालिटीज़ को लेके। ऑक्यूपेशनल इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं इंडिया में वो वुमेन द्वारा जो है ओन नहीं किए गए हैं। ज़्यादातर बिजनेस जो हैं आपके वो मेन द्वारा ही ओन किए गए हैं। अगर वुमेन द्वारा ओन किए हुए बिजनेस होते तो वुमेन जो है एक उनके
ज़रूरतों को समझती और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती कि वुमेन महिलाओं को जो है वो अपने उसमें फैक्ट्री में या अपने काम में जो है इन्वॉल्व कर सके। और ऐसा माना भी जाता है कि कोई वुमेन अगर कोई बिज़नेस करेगी तो वो वुमेन ओरिएंटेड ज़्यादा करेगी और उसके अंदर जो है वुमेन्स को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ को लेके। इंडिया में जो है एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ है और स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा हाई ड्रॉप आउट रेट है आपका वुमेन का, और वुमेन्स जो है आपका हायर एजुकेशन के लिए भी नहीं जाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो हायर एजुकेशन नहीं जाती हैं तो उनको जो है वेज गैप कम मिलेगा, क्योंकि उनकी एजुकेशन कम होगी, उनके स्किल लेवल कम होंगे, तो उनको जो है लेबर फोर्स के अंदर, लेबर मार्केट के अंदर जो है आपका थोड़ा सा इग्नोर किया ही जाता है। इसके आगे चलते हुए और भी इसके अलावा पॉइंट्स हैं, जैसे कि ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन अनपेड केयर वर्क। बहुत सारे काम ऐसे कराए जाते हैं वुमेन से जो कि अनपेड केयर वर्क है, जैसे घरेलू काम है, जैसे मैंने बताया कि किसी की केयर करना, बच्चे की या किसी बुजुर्ग की केयर करना। इसके अलावा डाइवर्जेंसीज बहुत हैं, कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत हमारे डाइवर्जेंसीज हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुस्लिम महिलाएं जो हैं आपका वो हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग के काम में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं वो कंस्ट्रक्शन में या फिर वेस्ट कलेक्शन में ही इन्वॉल्व रहती हैं। और इसी तरह से 75% वुमेन है जो रूरल एरिया की, वो एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, और एग्रीकल्चर में जो है उन्हें वो वाला रोल दिया जाता है जो लो वेज रोल होता है, जैसे वीडिंग करना, थ्रेशिंग करना या फिर पैडी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये सब जो जॉब्स हैं ये थोड़े से कम उसमें आके जाते हैं और उनको जो है ज़्यादा वेजेस नहीं दी जाती। तो इसी को ही उन्होंने बताया है कि कैसे जो है आपका अंडर वैल्यूएशन किया जा रहा है वुमेन के वर्क का, और कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, चाहे वो एजुकेशनल फ्रंट पे हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल इनइक्वालिटीज़ पे हो, चाहे कास्ट डाइवर्जेंसीज हो। इन्हीं चीज़ों को लेकर उन्होंने हाईलाइट किया है। आगे उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इन सब चीज़ों को, जेंडर पे गैप को जो है कम करने के लिए, लेकिन ये सब जो है इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अभी तक। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, और इसके अलावा जो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। वहीं 2019 में जो है कोड ऑन वेजेस भी बनाई गई थी, जहाँ पे जो है लेबर रिफॉर्म्स किए गए हैं बहुत सारे, और ये भी कहा गया है कि हर महिला को जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। अगर सबसे पुरुष और महिला दोनों से एक ही काम कराया जाता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि दोनों को जो है बराबर ही सैलरीज दी जाएँ। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया में जो लॉज बनाए जाते हैं उस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाता, और इसमें बहुत सारी जो है आपका सेक्टोरल जो है आपके इश्यूज़ हैं। फैक्ट्री वालों के अलग इशू हैं, कंपनी वालों के अलग इशू हैं, और प्रॉपरली जो है ब्यूरोक्रेसी भी उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती। इसके अलावा एक एविडेंस से उन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी नरेगा एक्ट जो 2005 में पास हुआ था, उसने रूरल वुमेन वर्कर्स को बहुत हेल्प किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनके पे लेवल्स बढ़े हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम जो है आपका एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन का लेके था। तो इसमें महात्मा गांधी नरेगा ने जो है काफ़ी हायर अर्निंग्स कराई हैं वुमेन की, और इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है रूरल एंड एग्रीकल्चर वेजेस में, और वुमेन को जो है इसमें जेंडर पे गैप कुछ हद तक हासिल हुआ है। 2017 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, जिसमें जो है आपकी मैटरनिटी लीव्स जो हैं वो 12 वीक्स से बढ़ाकर 26 वीक्स कर दी गई थी उन सभी कंपनीज़ या एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर यहाँ जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे कदम थे इस दिशा में कि महिलाओं के साथ जो है कुछ अच्छा हो, उनकी वेज गैप जो है कम हो। इसके अलावा जो है स्किल इंडिया मिशन भी आपका लाया गया, ताकि वुमेन्स को जो है मार्केट रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड किए जा सकें, और जो लोगों को ये लगता है कि महिलाएं जो है स्किल्ड नहीं है इसलिए उनको जेंडर पे गैप, इसलिए उनको जो है कम पे दी जा रहा है, वो उनके स्किल से जो है कम हो सके। और राइटर कहते हैं कि इसी प्रोग्रेस से अगर हम चलते रहे तो ये एटमोस्ट जो है 70 ईयर्स लग जाएंगे हमें कम्प्लीटली नैरो डाउन करने में इस गैप को, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। क्योंकि हमारा जो अभी जो नियरेस्ट जो गोल है वो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, जिसके अकॉर्डिंग हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू जो है अचीव करनी है 2030 तक किसी भी हालत में। और इसके लिए जो है हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर। देखिए, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द जो है अचीव कर सकें इस पूरे गोल को, जो कि हमारा मेजर गोल है। और आप ये समझिए कि अगर हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर अचीव कर लेते हैं
तो ये बहुत बड़ी वो अचीवमेंट होगी, क्योंकि जेंडर गैप जो है केवल और केवल ये सोशल जस्टिस ही नहीं है बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है पूरे नेशन के। और ये जो जेंडर पे गैप है का जो इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल पे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे भी है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल से समझें तो समझिए कि कोई बॉलीवुड मूवी अगर प्रोड्यूस होती है और वहाँ करीना हीरोइन हो और सलमान खान को जो है आपका एक्टर लिया जाए, तो आप जानते हैं कि सलमान खान की फ़ीस जो है 25 करोड़ है, वहीं करीना कपूर की जो है 10 करोड़ या 12 करोड़ ऐसा कुछ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हायर लेवल पे भी कितनी जो है इनइक्वालिटीज़ हैं वेजेस को लेके। तो ये सब जो है शुरू अगर नीचे से ही होगा तभी ऊपर जाके ठीक हो सकता है, क्योंकि बॉटम टू टॉप अप्रोच ही ज़्यादा अच्छा अप्रोच माना जाता है हमेशा, स्पेशली गवर्नेंस या किसी भी तरह के रिफॉर्म को लेके अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो इसी के ऊपर जो है पूरा का पूरा आर्टिकल था। आगे जो है फर्दर हम इसमें वे फॉरवर्ड में यही कहेंगे कि हमारी कोशिश जो है सरकार की ये होनी चाहिए कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करे ताकि मोर जॉब्स क्रिएट कर सके, और जो जॉब्स होती हैं वो इंक्लूसिव जॉब्स हों, नई जॉब्स के अंदर बेटर वर्किंग कंडीशंस हों और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ, चाहे वो महिला हो या फिर जो है पुरुष हों। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपकी हेल्थ और एजुकेशन में होनी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके और बेटर एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सके फ्यूचर में हम लोगों के लिए। तो यही था आपका पहला आर्टिकल जो कि जेंडर पे गैप के ऊपर था। और इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो भी द हिंदू का ही है, वो है जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स। देखिए जियो पॉलिटिक्स क्या है, इसमें आप ये समझ लीजिए, जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे कोई रोल प्ले करना अपने जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे या जोग्राफिकल फैक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है, उसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। और जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम अपनी इकोनॉमिक्स को यूज़ करना ताकि हम अचीव कर सकें अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को। तो राइटर जो है इसी पे फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें जियो पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करना है तो हमें जियो इकोनॉमिक्स को भी साथ लेके चलना होगा। हम दोनों को अलग थलग नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हमें जियो पॉलिटिक्स इंप्रूव करना है तो उसके लिए जियो इकोनॉमिक्स का एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ही आगे चलकर राइटर कहते हैं कि नई दिल्ली ने जो है पिछले कुछ समय से काफ़ी अपनी डिज़ायर शो करी है कि वो एक अच्छी जियो पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। और इसके लिए जो है उन्होंने क्वाड जैसी ऑर्गेनाइज ग्रुप भी ज्वाइन किया है, आसियान के भी वो ऑलरेडी मेंबर थे, ताकि अपना बैलेंस जो है वो इंडो पैसिफिक में मेंटेन कर सकें। लेकिन अभी भी दिल्ली जो है बहुत कुछ मिस कर रहा है। वो क्या है जो वो मिस कर रहा है, वो है वो जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। जो इंडिया के जो भी एफर्ट्स हैं इंडो पैसिफिक में वो आधे अधूरे से हैं और अनसस्टेनेबल हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो जो है जियो पॉलिटिकल उस पर तो काम कर रहा है लेकिन जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहा है इंडो पैसिफिक में। और मैं बता दूं कि जियो इकोनॉमिक्स जो है आपकी वो फाउंडेशन है जियो पॉलिटिक्स की। जब तक कि आपकी जियो इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं होगी किसी रीजन को लेके, तब तक आपका जियो पॉलिटिक्स भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। आप जो है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के एमर्ज नहीं हो सकते उस पर्टिकुलर रीजन में। अभी जो राइटर हाईलाइट कर रहे हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं अभी एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट को लेके कि इंडिया ने रिसेंटली रिफ्यूज़ कर दिया है एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को ज्वाइन करने से, जिस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट का नाम था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था जो कि यूएस लेड इनिशिएटिव था और यूएस की कोशिश थी कि उन सभी कंट्रीज़ को एक साथ लेके आया जाए जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, ताकि स्ट्रेंथन की जाए इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी हो, इंक्लूसिवनेस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फेयरनेस और बहुत ही कॉम्पिटिटिवनेस हो इंडो पैसिफिक रीजन में। और आईपीएफ जो है आपका, इसको आईपीएफ भी बोलते हैं, इसके अंदर जो है पूरी की पूरी जो इनके पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड के 40% ऑफ द जीडीपी पे बैठी हैं। तो कोशिश यही थी यूएस की कि इंडो पैसिफिक रीजन को जो है ग्लोबल इंजन बनाया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ का और डिलीवर किया जाए सभी पीपल के लिए। तो इसके अंदर जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेम के अंदर कुछ 4 कंपोनेंट्स थे, वो था ट्रेड, सप्लाई चेन, टैक्स, एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, इन 4 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट को तो ज्वाइन कर लिया है, जो कि सप्लाई चेन है, टैक्स है और एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी है, लेकिन ट्रेड वाले कंपोनेंट को ज्वाइन नहीं किया है। एक एक करके बता देता हूँ कि इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ क्या है या फिर किस तरीके से ये आगे चल के काम करेंगे। ट्रेड का तो आप समझ सकते हैं, जैसे नाम से ही ऑब्वियसली क्लियर है कि इनकी कोशिश थी कि बेटर ट्रेड हो, फ्री एंड फेयर ट्रेड कमिटमेंट्स हों, नए अप्रोचेस हों ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको फ्यूल दिया जा सके और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है, देखिए 2 तरह की चेन होती हैं, एक सप्लाई चेन और एक वैल्यू एडिशन चेन। आपने सुना ही होगा। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जब किसी रॉ मटेरियल से
लेकर किसी फाइनल प्रोडक्ट तक किसी चीज़ को बनाना, वो वैल्यू एडिशन होता है। और फाइनल प्रोडक्शन से किसी कस्टमर तक किसी चीज़ को पहुंचाना, वो आपका जो है सप्लाई चेन होता है। तो वैल्यू एडिशन और सप्लाई चेन में ये फ़र्क होता है। सप्लाई चेन के लिए भी इस कंपोनेंट में ये है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, डाइवर्सिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो सप्लाई चेन में, और सभी सिस्टम को जो है इंटीग्रेट किया जाए। और स्पेशली फोकस यही था कि आपका सेमीकंडक्टर वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल मिनरल्स है या क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, इसमें सप्लाई चेन्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। और फिर जो अगला है वो है क्लीन एनर्जी वाला ये क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब आप समझ सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट था हमारा रिसेंटली जो हुआ था, उसमें भी क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना था, ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको कम कर सकें और कार्बन इकोनॉमीज़ को जो है डीकार्बनाइज किया जा सके, और बेटर जो है एक रेजिलियंस क्रिएट किया जाए क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को लेके। क्लाइमेट इम्पैक्ट से जूझने की अच्छी ताकत जो है अपने पूरे सिस्टम के अंदर बनाई जाए। और इससे अगला था टैक्स एंड एंटी करप्शन। टैक्स एंड एंटी करप्शन कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कुछ अपने आप में बातचीत करना कि दो देशों के बीच में अगर वो देख लें कि उनके वहाँ के बिजनेसमैन या बड़े लोग वहाँ कोई किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे, या फिर कोई टैक्स इवेजन जो होती है या कोई करप्शन रिलेटेड कोई भी वो चीज़ इंडो पैसिफिक रीजन में हो रही हो, तो उसी को लेके जो है ये सारा कुछ था। उसके लिए जो है फ्रेमवर्क बनाया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें इंडिया ने ट्रेड को छोड़ के सभी चीज़ें इसमें ज्वाइन कर ली हैं। अभी जो राइटर कहते हैं कि ये जो है बहुत बड़ी गलती करी है इंडिया ने कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अगर आपको इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक बड़ा गेम खेलना है, एक बड़ा प्लेयर बन के उभरना है, तो आप इकोनॉमिक कंपोनेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। और आपने यहाँ जो है इकोनॉमिक कंपोनेंट को इग्नोर किया है। इससे पहले भी 2 साल पहले रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इंडिया ने जो है ज्वाइन नहीं किया था, और कुछ हवाला देते हुए जो है उससे बाहर निकल आए थे। वो भी एक गलती थी, और आज ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का काम है वो भी एक गलती है। इंडिया का जो है इस तरीके से बाहर रहना ये दिखाता है कि इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी एक्सटर्नल ट्रेड और फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस में, और उनकी जो जियोपॉलिटिक्स है वो जियो इकोनॉमिक्स के साथ सिंक नहीं हो पा रही है। आगे चल के राइटर कहते हैं कि मोदी 1.0 यानी कि 2014 में जब मोदी जी इलेक्ट हुए थे, तो उनका जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी के ऊपर था। उन्होंने एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर या फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर कोई ज़्यादा काम नहीं किया, और ये सच भी है। ज़्यादातर जो है आप देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ही काम किया जा रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद जो मोदी जी को 2.0 मिला 2019 में, उसके बाद जो है उन्होंने शुरू किया इसके एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर काम करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर नेगोशिएशन करना। और इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, इसके अलावा अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के साथ, और इसके अलावा बहुत दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चाहे, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हो, इस पर भी वार्तालाप चल रही है और जल्दी इनको जो है फाइनलाइज किया जाएगा। वहीं जो है इंडिया की जो अभी दिक्कत है वो ये है कि वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स को फेवर करती है और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को इग्नोर करती है। ऐसा क्यों करती है वो थोड़ा सा इसको मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। क्योंकि इंडिया का जो अभी फोकस है वो है कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, और इसलिए इंडिया ने, आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी अभी इंडिया में चल रहा है। और अगर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हम कर लें तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है लोगों के लिए इंपोर्ट करना, और अगर वो इंपोर्ट कर लेंगे सस्ता माल तो फिर इंडिया में जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, और लोग जो है एक सेक्टर जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग का वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहला खतरा तो ये है। और दूसरा जो इशू आता है वो आता है एग्रीकल्चर का इशू। जैसे कि अगर इन मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स इन कंट्रीज़ के साथ हो जाए तो वहाँ डेयरी फार्मिंग और जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से इंडिया में आ जाएंगे, और आसानी से चीप प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल भी हो जाएंगे कंज्यूमर को। तो फिर क्या होगा कि इंडिया का जो लोकल वो है फार्मर, वो बुरी तरह से जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके पास कुछ काम धाम नहीं रहेगा, क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स जो आपका ईजी अगर चीप मिलेंगे तो फिर हम लोकल क्यों लेंगे। और ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को जो है हमेशा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में जो है घाटा हुआ है, उनका जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव ही रहा है, स्पेशली आशियन कंट्रीज़ के साथ। क्योंकि इसमें एक और चीज़ भी ये है कि जब इस तरह के मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना पड़ता है, स्पेशली क्वालिटी पैरामीटर्स को। और क्वालिटी पैरामीटर्स में जो है इंडिया कुछ हद तक वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच नहीं कर पाई है।
जिसके कारण इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर बैन लग जाता है या फिर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो है इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में जो है फ़ायदा नहीं हुआ है जब मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स किए हैं तो। और यही वजह है कि मल्टीलैटरल एग्रीमेंट से इंडिया दूर भागती है और बायलैटरल एग्रीमेंट्स को अपनाने की कोशिश करती है। और ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी एक बायलैटरल एग्रीमेंट ही था। आगे चल के राइटर कहते हैं कि इंडिया का ये डिसीजन जो है एक रिग्रेसिव डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है और उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो चाइना की हेजमनी है एशिया के अंदर उसको रोके, उसको किसी ना किसी तरीके से रोके, वरना चाइना जो है धीरे धीरे पूरे विश्व पे ही हावी पड़ जाएगा। इंडिया के अंदर ये भी खतरा है कि चाइना और इंडिया के बीच जो है बहुत ट्रेड के रिलेशन है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। और अगर चाइना इंडिया जो है इस तरह का कोई भी इकोनॉमिक फोरम ज्वाइन करती है तो ये हो सकता है कि चाइना जो है वेपनाइज कर दे अपने ट्रेड को। वेपनाइज करने का मतलब है कि चाइना जो है अपनी इकोनॉमिक ट्रेड को जो है एक वेपन की तरह इस्तेमाल करे अपने जियो पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए। वो हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है बैन लगा दे कि मैं जो है इंडिया में एक्सपोर्ट ही नहीं करूँगा, या फिर दूसरे जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और आपको मैं बता दूं अभी के अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चाइना के ऊपर डिपेंड है। चाइना से बहुत ज़्यादा कुछ सामान आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सारा का सारा चाइना से आ रहा है। और इस सिचुएशन में अगर चाइना कोई बड़ा खेल कर दे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके तो इंडिया के लिए जो है ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर थोड़े से खतरे आ सकते हैं। तो ये भी बैक ऑफ द माइंड जो है इंडिया के। इसके अलावा इस इशू के साथ जो है जल्द से जल्द डील करना होगा, क्योंकि यूएस की कोशिश ये थी कि इस रीजन के अंदर एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रुप बना के वो चाइना को जो है आइसोलेट कर दे, चाइना को ऑन बोर्ड ना लेके आए। और इनको आइसोलेट करने से क्या होगा कि इंडिया आ जाएगा और इंडिया ग्रुप में आएगा तो वो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट में रहेगा, तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो एशिया में जो है काउंटर कर सकता है चाइना को। लेकिन इंडिया ने इसे ज्वाइन ना करके कुछ हद तक जो है उनकी उस पर जो है पानी फेर डाला। सेकंड रीज़न ये है कि ये बहुत मुश्किल है कि इंडिया के लिए वो इंटीग्रेट खुद कर सके खुद को रीजनल या ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना ने ये कर रखा है, अच्छी खासी उनके सिल्क रूट बने हुए हैं, सिल्क रूट से जो है उनका सप्लाई चेन अच्छा खासा इंटीग्रेट है, लेकिन इंडिया का इंटीग्रेटेड नहीं है, जिससे जो है आगे चल के इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे अगर इसे ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया वाले तो इंडिया में जो है बिजनेस एनवायरनमेंट हो या इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट हो वो इम्प्रूव होता। आप देखिए जब कोविड-19 आया तो बहुत सारी जगहों पे ये बातें होने लगी कि बहुत सारी एमएनसीज वगैरह जो है चाइना को छोड़ के चली जाएंगी और वो इंडिया में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में नहीं आई, बल्कि वो सब जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वियतनाम में चली गई। तो ये दिखाता है कि इंडिया में जो है बिज़नेस इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट ये जो इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपका इंडिया इस तरह के फ्रेमवर्क्स को ज्वाइन करेगी तो उसका बिज़नेस इकोसिस्टम और इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम दोनों ही इम्प्रूव होगा। आगे चल के राइटर कहते हैं कि इसमें जो है इंडो पैसिफिक रीजन में हाई स्टेक्स हैं इंडिया के। अगर जो है अभी जो है कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया, अभी इंपॉर्टेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो इंडिया का जो लुक ईस्ट इनिशिएटिव था जिसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया था, वो जो है धीरे धीरे अपना रेलेवेंस खो देगा। क्योंकि इंडिया जो है अगर रीजनल सप्लाई चेन में ही नहीं रहेगा, आइसोलेट हो जाएगा, तो फिर इंडिया जो है कोई अच्छा रोल प्ले भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर वो इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन नहीं करता है तो ऑलरेडी इंडिया इस रीजन के अंदर दो बड़े प्लेयर हैं, चाइना और इंडिया। अभी चाइना ने जो है सिल्क रूट इनिशिएटिव बनाया हुआ है जिससे वो सभी कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है, लेकिन इंडिया के पास ऐसा कुछ भी साजो सामान नहीं है। तो अगर इंडिया वो ऐसा कुछ नहीं बनाती है या कुछ नहीं ज्वाइन करती है तो इंडिया का जो है इकोनॉमिक आइसोलेशन हो जाएगा, इस रीजन के अंदर इकोनॉमिकली आइसोलेट हो जाएगी पूरी की पूरी तरीके से इंडिया। और इकोनॉमिकल आइसोलेशन होने का मतलब ये है कि इंडिया जो है आर्थिक पावर नहीं बन पाएगा और उसके बाद फिर आप भूल जाइए कि वो किसी भी तरीके से अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है। तो इसी को ही लेके आगे राइटर कहते हैं कि ये जो है इंडो पैसिफिक मूवमेंट को मिस करना बहुत ही खतरेमंद हो सकता है इंडिया के लिए और उनके आगे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी। और किसी भी तरीके से जो है इंडिया को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं इंडिया के लिए, उनको सोच विचार करना चाहिए, रीथिंक करनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी जियो इकोनॉमिक चॉइसेस को लेके, और उन्हें ज्वाइन करना चाहिए RECP और ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिससे जो है यूएस बाहर निकल गया था और चाइना जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि चाइना उसमें एंटर हो जाए, इंडिया को जो है एंटर हो जाना चाहिए और बड़े प्लेयर का रोल जो है वहाँ पे निभाना चाहिए, ताकि
जो है आपका पूरा का पूरा जो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इंडिया का वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो बेहतर हो सके, इससे पहले कि चाइना उसमें आगे ज्वाइन करे। इसके अलावा इंडिया को जो है IPEF जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इन दोनों पे ही विचार करना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चाइना नहीं है और यहाँ इंडिया अच्छा रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडो पैसिफिक और एशिया। इसके अलावा इंडिया को जो है इनिशिएटिव देना चाहिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए भी, जो कि एक US लेड इनिशिएटिव है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। कैसे ना कैसे करके इसके लिए लॉबिंग करनी चाहिए और इसका जो है मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स का आने वाले समय में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। आगे चलते हुए राइटर कहते हैं कि एशियन सेंचुरी जो है आपका 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि 21st सेंचुरी में एशियन पावर जो है ग्लोबल पावर बनके एमर्ज होंगी। और जब भी ग्लोबल एशियन सेंचुरी का रेफरेंस दिया जाता है तो उसमें चाइना और इंडिया का ही नाम लिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड में शेयर है वो 15% है, वहीं इंडिया का केवल और केवल 2% है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 7 गुना कम है इंडिया का कंट्रीब्यूशन एज़ कम्पेयर टू चाइना वर्ल्ड की ट्रेड में। तो आप ही बताइए कि अगर इंडिया अपना ग्लोबल ट्रेड को इम्प्रूव नहीं करेगा तो वो एशियन सेंचुरी में जो एमर्जिंग पावर का टैग है वो कैसे हासिल कर पाएगा। और ये आपका ग्लोबल ट्रेड शेयर तभी बढ़ेगा जब इंडिया जो है मल्टीलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स को ज्वाइन करेगा पॉजिटिवली। और जो करंट पॉलिसी है इंडिया की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की, इन दोनों को मिलाकर ही चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जियो पॉलिटिकल एंड्स अचीव करने हैं तो जियो इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर जियो इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर दिया गया तो जियो पॉलिटिकल एंड्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो यही था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। इसी तरह के एडिटोरियल एनालिसिस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।